हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। अल्फा इंस्टीट्यूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे सोशल साइंस के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये 2025 के बोर्ड एग्जाम में यहीं से आपके 100% क्वेश्चन आएंगे, चाहे वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो, लघु उत्तरीय प्रश्न हो या फिर अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो। तीनों प्रश्नों की श्रृंखला आपकी यहीं से आएगी। हम जो बात करेंगे, हम केवल दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे, और अगर आप इन प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के साथ आपके जो 2 नंबर के हैं या फिर जो 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चन आपको यहीं से तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सभी लोग तैयार कर लेंगे। ये 50 महत्वपूर्ण प्रश्न है, और अगर आप इनको तैयार कर लेते हैं तो अपने इस बोर्ड एग्जाम में आपको इससे बाहर कहीं भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग पहले इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम में आएंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आने की पूरी ही संभावना है। अगर आप इन क्वेश्चंस को तैयार कर लेते हैं ना, तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर ही देखने को मिल जाएंगे। पहले हम बात करेंगे हिस्ट्री वाले क्वेश्चन पर। हिस्ट्री से आपका, मैं हमेशा ही बताती रही हूँ, हिस्ट्री में आपके 2 टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत में राष्ट्रवाद का उदय और यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय से क्वेश्चन देखें तो फ्रांस की क्रांति, यहां से क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया, चाहे वो 1749 वाली हो, 1848 की हो। ठीक है, जैसे 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के क्या कारण थे। ठीक, ये 2 क्वेश्चन आपको इस तरीके से देखने को मिल जाता है। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय और जर्मनी तथा इटली का एकीकरण, ये मेरा कराया हुआ क्वेश्चन भी है। जर्मनी में एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षिप्त में आप लेख लिखिए, तो यहाँ से भी आपका ये क्वेश्चन तैयार हो जाता है। अथवा जर्मनी में एकीकरण कैसे हुआ, संक्षिप्त विवरण दीजिए। दोनों क्वेश्चन एक ही है। राष्ट्रवाद से क्या तात्पर्य है? यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में होने में परिस्थितियों, कौन सी परिस्थितियां सहायक हुई हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। या फिर इटली का एकीकरण की प्रक्रिया को संक्षेप में लिखिए। तो इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, दोनों आपको तैयार करना है। हो सकता है दोनों साथ में दे दे, हो सकता है दोनों अलग अलग दे दे। अब हम देखते हैं भारत में राष्ट्रवाद का उदय। भारत में राष्ट्रवाद से सत्याग्रह से क्वेश्चन पूछता है, और महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए जो तीनों सत्याग्रह हैं, जैसे कि आपका ये है, तीनों सत्याग्रह है, चंपारण सत्याग्रह है, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद सत्याग्रह। इन तीनों सत्याग्रह के बारे में आपको लिखना है। महात्मा गांधी के सत्याग्रह पे संक्षिप्त लेख लिखिए, तो भी वही बात हो गई। अलग से आपसे जब पूछता है तो असहयोग आंदोलन के बारे में पूछता है कि किसने चलाया था और किन्हीं 3 का उल्लेख करना है। और महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन का अर्थ और इसके कारण बताइए। किन्हीं 3 कारणों का यहाँ पर आपको उल्लेख करना है। क्वेश्चन एक ही है, बस तरीका अलग अलग है। ठीक है, नहीं तो क्या पूछता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन पूछ सकता है। इससे आप क्या समझते हैं और इस आंदोलन की सीमाओं पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 9वां क्वेश्चन क्या है कि 1930 में महात्मा गांधी ने नमक को अपने आंदोलन का आधार क्यों बनाया, इस आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा। वही सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात हो रही है। ठीक है, और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। तो इसमें गांधी जी का पूरा योगदान ही लिख देंगे, तीनों आंदोलन, फिर असहयोग और फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, सब कुछ यहाँ पर लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, अगला क्वेश्चन 11वां क्या है कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली आर्थिक महामंदी पर भारत का पर क्या प्रभाव पड़ा, इसका संक्षिप्त में आपको वर्णन करना है। या फिर ऐसे पूछ सकता है कि महामंदी से क्या आशय है, इसके 2 कारण बताइए और इसके 2 प्रभाव भी लिखिए। तो महामंदी आपका प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो हुई थी, उसका वर्णन यहाँ पर आपको करना है। ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, या फिर विश्व अर्थव्यवस्था क्या है, इसके क्या कारण है और किन्हीं 2 कारणों का आपको उल्लेख करना है। और विश्व अर्थव्यवस्था ने कैसे स्थान ग्रहण किया, इनमें तकनीकी का क्या योगदान रहा है। ठीक है, और भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्विक महामंदी के किन्हीं 4 परिणाम का आपको वर्णन करना है। ब्रिटेन वुड्स समझौता पूछ रहा है। ब्रिटेन वुड्स समझौते के क्रम और उद्देश्यों का उल्लेख करें।
ब्रिटेन वुड्स ट्विन किसे कहा जाता है, इसे आपको बताना है। तो ब्रिटेन वुड्स का जो टॉपिक है ये आपको तैयार कर लेना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। ये इतिहास के 14 क्वेश्चन है जिनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। अब हम आएंगे अगला टॉपिक पर, जियोग्राफी, जिसे हम कहते हैं भूगोल। ठीक है, जियोग्राफी में क्वेश्चन है मृदा वाला टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मृदा संसाधन के महत्व का वर्णन करना है और 2 प्रकार की मृदाओं का विशेषताओं का उल्लेख करना है, जिसमें से आप जलोढ़ मृदा तैयार कर सकते हैं, काली मृदा तैयार कर सकते हैं। ये क्वेश्चन जलोढ़ मृदा अलग से भी पूछा जाता है कि जलोढ़ मृदा की विशेषता बताइए। ठीक है, और भारत में मिट्टी के प्रकार का एक निबंध लिखना है, मिट्टी के प्रकार पर। तो मृदा संसाधन का महत्व आपको तैयार करना है, जितनी भी मिट्टियां हैं उनके प्रकार तैयार करने हैं, मिट्टियों के प्रकार। भूक्षरण, भूक्षरण से आप क्या समझते हैं, इसे रोकने के 4 उपाय। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। भूमि संसाधन से क्या तात्पर्य है, भूमि संसाधन के कोई 3 महत्व आपको बताने हैं। और मृदा अपरदन से क्वेश्चन पूछा जाता है मैक्सिमम कि मृदा अपरदन क्या है, भारत में प्रचलित मृदा अपरदन के प्रमुख प्रकारों का आपको वर्णन करना है। ठीक, और मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं, मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, ये मृदा अपरदन के क्वेश्चन हो गए। तो भूमि संसाधन, मृदा के प्रकार और मृदा अपरदन, भूक्षरण, ये 4 टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है। कृषि अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व होता है, समझाइए। फिर गन्ने की उपज के लिए आवश्यक तापमान और वर्षा की दशाओं का वर्णन कीजिए और गन्ने के 2 सर्वप्रमुख उत्पादक राज्यों को आपको बताना है। गन्ना हो गया, चावल हो गया और गेहूं हो गया। ऐसे ही ये क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है। गेहूं की उपज के लिए आवश्यक तापमान और वर्षा की दशाओं का वर्णन और गेहूं के सर्वप्रथम 2 उत्पादक राज्य, ऐसे ही चावल के लिए भी तैयार करना है। ठीक है, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। और 23वां क्वेश्चन है पर्यावरण प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, उद्योगों में भारत के पर्यावरण पर होने वाले प्रभाव का वर्णन कीजिए। पर्यावरण प्रदूषण का टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। अगला टॉपिक है हमारे पास नागरिक शास्त्र, सिविक्स वाला। सिविक्स में क्या पूछता है, भारत में संघीय शासन की किन्हीं 2 विशेषताओं की विवेचना कीजिए। या फिर यहीं से पूछता है क्वेश्चन कि भारतीय संविधान की संज्ञात्मक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। कोई भी क्वेश्चन हो, आंसर आपका एक ही होगा कि आपातकाल किस प्रकार से एकात्मक हो जाता है, बताइए। ठीक है, 25वां क्वेश्चन क्या है कि भारत में राजनीतिक क्षमता के विकेंद्रीकरण के पीछे का मूल सोच क्या थी, अथवा विकेंद्रीकरण क्या है, इसके लिए भारतीय संविधान से क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, किन्हीं 4 का आपको उल्लेख करना है। 26वां क्वेश्चन क्या है कि भारत में स्थानीय स्वशासन के किन्हीं 3 गुणों व समस्याओं का वर्णन कीजिए। 27वां क्या कह रहा है, सामाजिक भेदभाव का क्या आशय है, इसके कारण बताइए और इसे समाप्त करने के 2 उपाय लिखिए। 28वां क्या कह रहा है कि महिलाओं के प्रति भेदभाव के किन्हीं 3 तरीकों का आपको वर्णन करना है। और नारीवाद से क्वेश्चन आता है, महिला से क्वेश्चन आता है कि नारीवाद क्या है, भारत की विधायिका में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति पर आपको प्रकाश डालना है। ठीक है, तो इसमें से टॉपिक है, जैसे महिला का टॉपिक है तो इसमें 2 क्वेश्चन आपका है और इसमें से कोई एक क्वेश्चन पूछ सकता है। तो लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं का वर्णन, राजनीतिक दल वाला टॉपिक भी आपका इंपॉर्टेंट है। राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं पर चर्चा कीजिए। लोकतंत्र शासन प्रणाली के किन्हीं 3 लाभ लिखिए। 32वां क्वेश्चन क्या है कि लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेवार और जिम्मेदार और केंद्र सरकार का गठन करता है, इसे आपको समझाना है। और भारत में लोकतंत्र के लिए आवश्यक 2 घटकों का उल्लेख कीजिए। और 34 नंबर का है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य शासन व्यवस्थाओं से बेहतर है, इसके कारणों को स्पष्ट करिए। कारणों को क्या करना है, आपको स्पष्ट करना है। अब है आपके पास अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स वाला टॉपिक। अर्थशास्त्र में क्या है, मानव विकास सूचकांक का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसको आपको परिभाषित करना पड़ सकता है। और मानव विकास के घटकों का वर्णन
वर्णन कीजिए। अथवा है विकास की अवधारणा क्या है, सामान्यतः इसमें किन घटकों को सम्मिलित किया जाता है। विकास की अवधारणा क्या है और इसमें किन घटकों को सम्मिलित किया जाता है। 36वां क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय क्या है। राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में अंतर स्पष्ट कीजिए और देश की स्थिति की तुलना के लिए इसमें कौन सी विधि बेहतर है इसको बताइए। अगला 37वां क्या है, अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों की किन्हीं 3 समस्याओं की उल्लेख कीजिए। अथवा उसी का दूसरा को तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि असंगठित क्षेत्र की श्रमिकों की समस्याओं की विवेचना कीजिए। ठीक है। 38 क्वेश्चन क्या है, गतिविधि से आप क्या समझते हैं, आर्थिक गतिविधियों का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। ठीक है। और अगला 39 क्वेश्चन क्या है, संगठित और असंगठित कार्य क्षेत्र क्या है। संगठित और असंगठित कार्य क्षेत्र में आपको अंतर स्पष्ट करना पड़ सकता है। और तृतीयक क्षेत्र क्या है। ठीक है, तृतीयक क्षेत्र क्या है और अन्य क्षेत्रों से बेहतर क्यों है, इसको आपको उदाहरण सहित व्याख्या करनी है। 41 क्वेश्चन क्या कह रहा है, राष्ट्रीय ग्राम रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, इस पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। 42 क्या कह रहा है कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, द्वितीय क्षेत्र की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो प्रथम क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र तीनों को आपको पढ़ना है। ठीक है। और भारतीय रिजर्व बैंक के आरबीआई के कार्यों का वर्णन कीजिए, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा है। और स्वयं सहायता समूह किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट करिए। और 45 है, औपचारिक तथा अनौपचारिक ऋणों के कोई 2 अंतर लिखिए। 46 क्या कह रहा है, वैश्वीकरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए और वैश्वीकरण की प्रक्रिया में सहायक कारकों का वर्णन कीजिए। अथवा अगला क्वेश्चन क्या है, वैश्वीकरण किसे कहते हैं, वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक बताइए। ठीक है। 47वां क्वेश्चन क्या है कि विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं, भारत के विदेशी व्यापार की किन्हीं 2 विशेषताओं को आपको बताना है। 48वां क्वेश्चन क्या है, उपभोक्ताओं के शोषण के किन्हीं 4 कारणों, उपभोक्ताओं के शोषण के किन्हीं 4 कारणों की समीक्षा कीजिए। अथवा वे कौन से विभिन्न तरीके हैं जिनके द्वारा बाजार में लोगों का शोषण हो सकता है। 49 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि उपभोक्ताओं के कुल कितने अधिकार होते हैं, सभी अधिकारों का वर्णन कीजिए। और 50 नंबर का है, उपभोक्ता अधिकार से क्वेश्चन पूछता है कि भारत में उपभोक्ता आंदोलन को आरंभ करने के लिए उत्तरदायी कारणों की व्याख्या कीजिए। तो ये आपके 50 क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और 100% ये एग्जाम में आएंगे। ठीक है। तो इनके ये सब दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप इसको शॉर्ट फॉर्म में तैयार करते हैं, दीर्घ में तैयार करते हैं, तो इससे आपका लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय दोनों का काम चलेगा। जैसे ये है ना आपका उपभोक्ता आंदोलन से क्या समझते हैं, तो ऐसे उपभोक्ता अधिकार अधिनियम आपसे पूछ लेता है। ठीक है, उपभोक्ता अधिकार अधिनियम पूछ लेगा, उपभोक्ता का शोषण होगा, ये शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन पूछता है। तो दीर्घ आप तैयार कर लेंगे तो उसका शॉर्ट में उससे संबंधित आंसर आप लिख सकते हैं। ठीक है। तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है और ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आगे दिए जाएंगे। तो आज की क्लास में आपको जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं, इन क्वेश्चन को आपको तैयार करना है। और इतना अगर आप तैयार कर लेते हैं तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन, आपके एग्जाम के सब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत आसानी से तैयार हो जाएंगे। इससे बाहर कहीं से भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ठीक है। तो आज की क्लास के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए।